यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव वापस तंत्र शिखर पर लौटा और एक संचार तंत्र के माध्यम से शैलाधर से संपर्क किया। कुछ देर बाद शैलाधर वहां आ गई। अपने कमरे में आरव ने धीमी आवाज में कहा, शैलाधर, मुझे लगता है कि यह मामला बहुत असामान्य है, इसलिए मुझे तुम्हें सूचित करना पड़ा। कुछ आंतरिक प्रांगण के शिष्य केवल अपनी साधना मजबूत करने जा रहे हैं। तुम क्यों कह रहे हो कि यह असामान्य है? शैलाधर ने कहा। क्या तुम उस धरती भालू राजा की पहचान से अवगत नहीं हो? आरव ने आश्चर्य से कहा। उसकी पहचान? शैलाधर हैरान थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, वह धरती भालू राजा बिल्कुल भी राजा स्तर डार्क बिस्ट नहीं है। वह पहले से ही आत्मिक स्तर में आधा रास्ता पार कर चुका है। इसलिए मोहिनी और अन्य लोग उससे खुद को तराशने की कोशिश करके बस मौत को बुलावा दे रहे हैं। शैलाधर चौंक गई और बोली, आत्मिक स्तर में आधा रास्ता? तुम्हें यह कैसे पता? मैं तुम पर संदेह नहीं कर रही, बस उत्सुक हूं। मैंने उससे लड़ाई की है, आरव ने कहा। इतना ही नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने आदित्य विद्यालय के रक्षा कवच को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह सुनकर शैलाधर का चेहरा गंभीर हो गया। वह स्वाभाविक रूप से आदित्य विद्यालय के रक्षा कवच से अच्छी तरह वाकिफ थी। यह कुछ ऐसा था जिसे केवल आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ही जबरदस्ती तोड़ सकते थे। फिर भी वह धरती भालू राजा इसे टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम था। यह उसकी शक्ति को साबित करने के लिए पर्याप्त था। आरव ने आगे कहा, इसके अलावा वह धरती भालू राजा कोई साधारण भालू नहीं है। वह एक सैनिक है जिसे डार्क बिस्ट साम्राज्य ने मृत्यु पर्वत श्रृंखला में रहने और मनुष्यों को महापर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से रोकने के लिए भेजा है। भले ही मोहिनी और अन्य के पास अपने अपने ट्रम्प कार्ड हों और वे बचकर उसे मारने में सक्षम हों, तब भी डार्क बिस्ट साम्राज्य मोहिनी और अन्य का पीछा करके उन्हें मार डालेगा। संक्षेप में, जब तक मोहिनी और अन्य वहां जाते हैं तो इसका परिणाम हमेशा मृत्यु ही होगा। शैलाधर थोड़ी देर चुप रही, इससे पहले कि उसने कहा, क्या सिर्फ इसी वजह से तुमने कहा कि यह मामला असामान्य है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि यह शायद तलवार संप्रदाय के उन प्रतिभाओं के खिलाफ एक साजिश है जो आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले हैं। जरा सोचो, अगर मोहिनी और अन्य वास्तव में उस धरती भालू राजा को मारने में सक्षम होते हैं तो क्या परिणाम होगा? शैलाधर उसे जवाब दे पाती, इससे पहले उसने जारी रखा, भले ही वे मौत से बचने के लिए भाग्यशाली हों, वे निश्चित रूप से अपंग हो जाएंगे। धरती भालू राजा की ताकत बेहद भयानक है। मेरे शरीर के साथ, जो उस समय 9वें स्तर डार्क बिस्ट के बराबर था, मैं उसके एक थप्पड़ को सहने के बाद लड़ने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो चुका था। क्या तुम्हें लगता है कि मोहिनी और अन्य लोग उसके एक वार को सहन कर पाएंगे? शैलाधर का चेहरा ठंडा था। अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा आरव ने कहा, तो तलवार संप्रदाय की ये मुख्य प्रतिभाएं व्यावहारिक रूप से खत्म हो जाएंगी, और एक बार जब वे खत्म हो जाएंगी तो आरोहण रैंकिंग्स के दौरान तलवार संप्रदाय भी खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शैलाधर ने कहा, तुम्हें लगता है कि यह भूत संप्रदाय की साजिश है? मुझे यकीन नहीं है, आरव ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उस ईशान के साथ कुछ गड़बड़ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और यह सिर्फ एक एहसास है। अगर वास्तव में उसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो मोहिनी और अन्य के लिए केवल धरती भालू राजा ही इंतजार नहीं कर रहा होगा, और निश्चित रूप से भूत संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञ भी होंगे। उस समय उनके पास चाहे जो भी ट्रम्प कार्ड हों, वे वापस नहीं लौट पाएंगे। ईशान 16 साल की उम्र में तलवार संप्रदाय में शामिल हुआ और 19 साल की उम्र में एक आंतरिक प्रांगण का शिष्य बन गया। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा तलवार संप्रदाय में सबसे अच्छी नहीं है,
लेकिन वह बेहद मेहनती है और तलवार संप्रदाय में दूसरों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। उसने अतीत में कोई गलती नहीं की है और बुजुर्गों की उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा और मूल्यांकन है। अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ है तो तलवार संप्रदाय में बहुत से लोगों के लिए भी यही होगा, शैलाधर ने कहा। आरव अचानक हल्के से मुस्कुराया। वह जानता था कि यह एक धन्यवाद रहित काम था और उसने इसमें अपनी नाक क्यों घुसाई इसका एकमात्र कारण पूरी तरह से उसके सामने खड़ी महिला के लिए विचार था। लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि वह उसके अनुमानों पर विश्वास नहीं करती थी। हालांकि उसने बुरा नहीं माना क्योंकि तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों की मौत वास्तव में उसके लिए मायने नहीं रखती थी। किसी भी मामले में उसने उसे चेतावनी दी थी। शैलाधर ने आरव की भावनाओं को भांप लिया और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, लेकिन इस मामले को जल्दबाजी में नहीं निपटाया जा सकता। आखिरकार अगर किसी शिष्य पर गलत आरोप लगाया जाता है तो यह न केवल उस शिष्य को निराश करेगा बल्कि अन्य शिष्यों को भी निराश करेगा। हालांकि हमेशा दूसरों से सतर्क रहना चाहिए। मैं परछाई से उनका पीछा करूंगी और गुप्त रूप से ईशान की जांच करूंगी। मैं समझता हूं, आरव ने कहा, हालांकि मैं तुम्हारे अकेले जाने का समर्थन नहीं करता। अगर यह वास्तव में भूत संप्रदाय की साजिश है तो उन्होंने निश्चित रूप से महापर्वत श्रृंखला के भीतर घात लगाने के लिए विशेषज्ञ भेजे होंगे। इसके अलावा निश्चित रूप से एक से अधिक होंगे। अगर तुम अकेले जाती हो तो मामूली सी गलती न केवल तुम्हें उन्हें बचाने में असमर्थ कर देगी, तुम भी उनके साथ खत्म हो सकती हो। शैलाधर ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने अचानक कहा, क्या तुम वहां थे जब कुछ महीने पहले सम्राट झो की समाधि खोली गई थी? आरव स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि शैलाधर ने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। मेरे तलवार संप्रदाय के 3 शिष्य और आदित्य विद्यालय भूत संप्रदाय और पुष्प महल के शिष्य समाधि के भीतर मारे गए। क्या तुम उनकी मौत का कारण जानते हो? शैलाधर ने फिर पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूं। शैलाधर थोड़ी देर चुप रही, इससे पहले कि उसने कहा, मैं उस समय जांच करने के लिए वहां गई थी और कुछ लोगों से इसके बारे में पूछा था। मुझे पता चला कि तुम्हारे और अर्जुनेश के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। क्या तुम वही थे जिसने उन्हें मारा? मैंने उसे मारने के बारे में सोचा था, लेकिन यह मैं नहीं था, आरव शांति से बोला। उसके बाद उसने उसे बताया कि कक्ष में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद शैलाधर ने कहा, कितना हास्यास्पद। सभी संप्रदाय हत्यारे का पीछा कर रहे हैं, फिर भी हत्यारे उनके अपने संप्रदायों के शिष्य हैं। जब वह यहाँ तक बोली तो वह एक पल के लिए रुकी और बोली, अगर तुम भविष्य में पुष्प महल के एक शिष्य को मारने का इरादा रखते हो तो तुम्हें कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। अन्यथा यह न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी मां को भी। आखिरकार तुम्हारी मां अभी भी उनके हाथों में है। अगर वे तुम्हें उसके साथ धमकी देते हैं तो क्या तुम अपनी जान देने के लिए पुष्प महल जाने से बच पाओगे? आरव का दिल हिल गया क्योंकि उसने वास्तव में इस बारे में कभी नहीं सोचा था। हाँ, मेरी मां अभी भी उनके हाथों में है। अगर पुष्प महल को पता चलता है कि मैंने उसके शिष्यों को मार डाला है तो यह शायद मेरी मां को हो रही यातना को और तेज कर देगा। उस समय मैंने वास्तव में पाप किया होगा। भविष्य में मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकता जब तक कि मुझे 100% यकीन न हो कि मैं इसे बिना किसी को जाने पूरा करने में सक्षम हूँ। आरव ने अपने दिल में फैसला किया। इसके अलावा शस्त्राधिकार बुजुर्ग जयराज अब शस्त्राधिकार बुजुर्ग नहीं रहे, शैलाधर ने अचानक कहा।
वह उस दिन तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत पछतावा करते हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, शैलाधर, मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि मैं तलवार संप्रदाय में फिर से शामिल हो जाऊं। लेकिन सच कहूं तो मेरे पास वास्तव में तलवार संप्रदाय की अच्छी छाप नहीं है। इसके अलावा तुम सभी को वास्तव में मुझे इतना महत्वपूर्ण मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आरव इसका हिस्सा नहीं हूं तो तलवार संप्रदाय नष्ट नहीं होगा। तुम तलवार संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, शैलाधर ने कहा। चलो इस मामले पर चर्चा न करें, ठीक है। आरव को तलवार संप्रदाय में शामिल करने के शैलाधर के इरादे उसके लिए थोड़ा सिरदर्द थे। उसके लिए तलवार संप्रदाय में शामिल होना असंभव था, भले ही शैलाधर ही पूछ रही हो। आखिरकार क्या कोई गारंटी दे सकता है कि उसे दूसरी बार इस संप्रदाय द्वारा त्याग नहीं दिया जाएगा? भले ही तलवार संप्रदाय ऐसा न करने की गारंटी दे, वह विश्वास नहीं करेगा। शैलाधर ने अपने दिल में आह भरी और कहा, क्या तुम्हारे मन में तलवार संप्रदाय के लिए कोई पुरानी यादें नहीं हैं? हाँ हैं, आरव ने शैलाधर की आंखों में घूर कर कहा। अगर तुम तलवार संप्रदाय में नहीं होती तो मैंने इस मामले के बारे में तलवार संप्रदाय में किसी को सूचित नहीं किया होता। अगर तुम तलवार संप्रदाय में नहीं होती तो मैं आरोहण रैंकिंग्स में इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगर यह स्नेह था तो यह था। आरव ने खुद को धोखा देने से इनकार कर दिया। शैलाधर की पलकें झपक गईं। उसने थोड़ी देर के लिए उसे देखा, इससे पहले कि उसने अपनी नजरें हटा लीं और कहा, मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैं अभी दिल के किसी भी मामले पर विचार नहीं करना चाहती। आरव ने कहा, मैं भी नहीं चाहता। चूंकि हम दोनों नहीं चाहते तो चलो प्रकृति को अपना रास्ता अपनाने दें। क्योंकि जीवन के मामले अप्रत्याशित हैं और मेरे दुश्मन इतने दुर्जेय हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं आरव भविष्य में अब मौजूद न रहूं। आरव निराशावादी व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह उस दुश्मन से अच्छी तरह वाकिफ था जिसका उसे सामना करना था। इस दुश्मन ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन वह दिन अंत में आएगा। उस समय वह नहीं जानता था कि वह अपने दुश्मन के हमलों से बच पाएगा और उस दुश्मन को मार पाएगा या नहीं। आखिरकार ये सभी भविष्य के मामले थे। क्या तुम सच में पुष्प महल के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? शैलाधर ने पूछा। यह मैं नहीं हूं जो उनके खिलाफ जाना चाहता हूं, और यह वे हैं जो मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं, आरव ने कहा। मेरे लिए अपनी मां को नहीं बचाना असंभव है और मुझे उसके लिए बदला लेना है। इसलिए मेरे और पुष्प महल के बीच निश्चित रूप से एक संघर्ष उत्पन्न होगा। हालांकि पुष्प महल की आंखों में मैं अब केवल एक चींटी हूं, मेरा मानना है कि यह चींटी मैं एक दिन इस विशालकाय को हिलाने में सक्षम हो जाऊंगा। शैलाधर ने हल्की आह भरी। सच कहूं तो वह नहीं चाहती थी कि आरव पुष्प महल के खिलाफ जाए, क्योंकि यह वास्तव में एक पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली चींटी से अलग नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि आरव को उसकी मां को छोड़ने के लिए कहना पूरी तरह से अवास्तविक था, लेकिन भले ही आरव ने तलवार इंटेंट को समझ लिया हो और डार्क बिस्ट्स को नियंत्रित करने में सक्षम हो, केवल उस पर भरोसा करके पुष्प महल के खिलाफ जाने के बारे में सोचना बेहद अवास्तविक था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ समय और बात करने के बाद शैलाधर चली गईं। ठीक उसके बाद एक सफेद रोशनी प्रकट हुई और फिर सुमेधा आरव के सामने आ गईं। वह औरत जो अभी गई, क्या वह तुम्हारी प्रेमिका है? सुमेधा ने उस दिशा में देखा जिस ओर शैलाधर गई थी, जबकि उसके होठों के कोनों पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उसने कहा, तो तुम्हें बर्फीले ठंडे स्वभाव वाली लड़कियां पसंद हैं? आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या मैं ऐसे ही तुमसे बात करने नहीं आ सकती?
या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करते हो? सुमेधा थोड़ी नाराज थीं, जबकि उसकी आंखों में हल्की नमी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आरव ने उसे चोट पहुंचाई हो। आरव अप्रभावित रहा और बोला, तुम्हारी दिलचस्पी मेरी पूरी संपत्ति में सिर्फ उस सूक्ष्म भंवर में है। तुम पहले से ही उसके अंदर रह रही हो, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह से दोस्ताना व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लायक हो। क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं कि मेरी दिलचस्पी तुम में है? सुमेधा की आंखों में शर्मिंदगी का भाव था, जबकि उसका चेहरा अवर्णनीय रूप से आकर्षक लग रहा था। आरव ने माथे पर बल डाला और कहा, मुझ पर ऐसे हथकंडे चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मुझ पर बेकार हैं। तुम सच में एक असंवेदनशील लकड़ी के गट्ठे हो। सुमेधा ने आरव पर अपनी आंखें घुमाईं, अपनी मुस्कान रोकी और फिर गंभीरता से कहा, तुम्हारा वह छोटा साथी उन्नति के कगार पर लगता है। छोटा साथी उन्नति करने वाला है? आरव चौंक गया। उसने अपने शरीर में अपनी इंद्रियों को डुबोया और छोटे साथी की वर्तमान स्थिति की जांच की। इस समय बैंगनी मिंक सूक्ष्म भंवर के भीतर गूढ़ ऊर्जा के तालब में आंखें बंद करके आलस्य से लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर बैंगनी प्रकाश की एक पतली परत उत्सर्जित कर रहा था, जबकि छोटे साथी के नीचे गूढ़ ऊर्जा का तालब लगातार उबल रहा था, जैसे कि वह खौल रहा हो। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा, फिर कहा, क्या यह छोटा दोस्त राजा स्तर की उन्नति करने वाला है? उसकी आवाज में उत्साह और खुशी की एक झलक थी। भले ही बैंगनी मिंक सिर्फ एक 9वीं रैंक का डार्क बिस्ट था और उसमें कोई हमला करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसकी अन्य क्षमताओं को भयानक बताया जा सकता था। वह न केवल किसी की आभा को छिपा सकता था, बल्कि उसके द्वारा बनाई गई बैंगनी प्रकाश के कवच भी आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ के हमलों का सामना कर सकते थे। ऐसी क्षमताओं को वास्तव में भयानक बताया जा सकता था। तो अगर छोटा साथी राजा स्तर के डार्क बिस्ट में उन्नति करने में सक्षम था, तो क्या उसकी क्षमताएं भी उसके साथ नहीं बदल जाएंगी? आरव प्रत्याशा से भरा हुआ था। सुमेधा ने अचानक पूछा, क्या तुम जानते हो कि छोटा साथी तुम्हें अपनी उत्पत्ति के बारे में बताने से क्यों मना करता है? क्यों? आरव ने पूछा। वह हमेशा इससे बहुत हैरान रहा था। शुरुआत से ही बैंगनी मिंक ने अपनी उत्पत्ति उनसे छिपाई थी। आरव को पता था कि छोटे साथी के पास ऐसा करने का निश्चित रूप से कोई कारण होगा, लेकिन वह अभी भी इसके बारे में बहुत उत्सुक था। सुमेधा शरारती ढंग से मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। आरव का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से से सुमेधा को घूरकर देखा। इससे पहले उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम भी नहीं जानती हो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम छोटे साथी के ब्लूडलाइन दबाव से बहुत डरती हो। तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, सुमेधा ने कहा। जहां तक इसके ब्लूडलाइन दबाव की बात है, सच कहूं तो मैं वास्तव में इससे डरती हूं। लेकिन मैं अब इससे नहीं डरती क्योंकि यह अभी सिर्फ एक 9वीं रैंक का डार्क बिस्ट है। इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत ईमानदारी से बता सकती हूं कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में जो लोग इसके ब्लूडलाइन दबाव से डरने में सक्षम हैं, उन्हें एक हाथ से गिना जा सकता है। यह तुम्हारा भाग्य है कि इसने तुम्हारा अनुसरण करना चुना है। ठीक है, तुम्हारे पास सूक्ष्म भंवर है, इसलिए यह भी भाग्यशाली है। मिस सुमेधा, आरव ने गंभीर मुद्रा में कहा, छोटे साथी की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? इसके अलावा छोटा साथी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताता? मुझे पता है कि यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं अभी भी बहुत उत्सुक हूं। सुमेधा थोड़ी देर के लिए चुप रही। अंत में उसने आह भरी और बोली, दरअसल मुझे भी इसकी उत्पत्ति की बहुत स्पष्ट समझ नहीं है। मैंने बस इसके कबीले के बारे में सुना है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में मौजूद हैं। तुमने 4 दिव्य बिस्ट के बारे में सुना है ना?
मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि यह दिव्य बिस्ट से नीचा नहीं है। इसके अलावा किंवदंती का ड्रैगन दल भी छोटे साथी के कबीले को जल्दबाजी में नाराज करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि एक परिपक्व दिव्य मिंक वास्तव में बहुत बहुत भयानक होता है। यहाँ तक कि किंवदंती का ड्रैगन दल भी इसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। आरव स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए। उसने ड्रैगन दल के बारे में सुना था। वे कितने भयानक थे। माना जाता है कि यहाँ तक कि राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ भी उनके शरीर को भेद नहीं पाते थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि वे कितने भयानक थे। इसके अलावा इसमें ड्रैगन की अन्य क्षमताएं शामिल नहीं थीं। फिर भी छोटे साथी का कबीला वास्तव में ड्रैगन को भी इसे नाराज करने से डरने में सक्षम था। तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि छोटा साथी एक बार परिपक्व होने पर एक ड्रैगन जितना भयानक होगा? जब आरव ने यहाँ तक सोचा तो वह थोड़ा उत्साहित हुआ। वह कैसे नहीं हो सकता था? एक बार छोटा साथी बड़ा हो गया तो क्या यह आरव के लिए राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली इकाई की मदद लेने के बराबर नहीं होगा? जहां तक इसकी उत्पत्ति तुम्हें न बताने की बात है, मेरा अनुमान है कि इसके अपने कारण हैं। संक्षेप में तुम्हें बस इतना जानना है कि इसका तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। सुमेधा ने आगे कहा। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, छोटे साथी का कम से कम मेरे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। जहां तक इसकी उत्पत्ति की बात है, मेरा मानना है कि सही समय आने पर यह निश्चित रूप से मुझे खुद ही बताएगा। तुम वास्तव में चीजों को जाने देने में सक्षम हो, है ना? सुमेधा मुस्कुराई और फिर गंभीरता से कहा, क्या तुम्हारी और पुष्प महल के बीच दुश्मनी है क्या? शायद हम सहयोग कर सकते हैं। सुमेधा मुस्कुराई और बोली, वैसे भी मेरी पुष्प महल से दुश्मनी है। आखिरकार यह उन शक्तियों में से एक था जिसने इतने साल पहले मेरे शांग राजवंश को नष्ट कर दिया था। हमारे पास एक साझा दुश्मन है, और चूंकि यह एक साझा दुश्मन है तो हम इसके खिलाफ सहयोग क्यों नहीं करते? आरव इस सुझाव से थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने तुरंत ही सिर हिला दिया। वह नहीं भूला था कि पुष्प महल ही इस महिला का एकमात्र दुश्मन नहीं था, और इसमें महाचिन साम्राज्य और सभी 6 महान शक्तियां शामिल थीं। अगर वह उसके साथ सेना में शामिल हो गए तो यह बहुत संभावना थी कि वह इस महिला और उन शक्तियों के बीच की दुश्मनी में घिर जाएगा। आरव की केवल पुष्प महल के साथ दुश्मनी थी और वह केवल उसे नष्ट करना चाहता था। उसे अन्य शक्तियों के खिलाफ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुमेधा की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने आरव को सिर हिलाते हुए देखा, और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के साथ तुम्हें भविष्य में पुष्प महल के खिलाफ जाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन यह कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत बहुत लंबे समय के बाद ही होगा। अगर तुम मेरे साथ सेना में शामिल होते हो तो हम थोड़े समय में पुष्प महल को हिलाने में सक्षम होंगे। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ कि 12 स्वर्ण रक्षक ही मेरे एकमात्र ट्रम्प कार्ड नहीं हैं। तुम्हारे पास और कौन से ट्रम्प कार्ड हैं? आरव थोड़ा उत्सुक था। मैं तुम्हें बाकी के बारे में नहीं बता सकती। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकती हूँ कि मेरे शांग राजवंश के महाशिक्षक शंखधर अभी भी जीवित हैं, और वह कुछ 100 साल पहले ही राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ थे, सुमेधा ने कहा। आरव ने यह सुनकर हिल गया, और फिर उसने कहा, मैं समझ गया कि तुम अब बदला लेने की हिम्मत क्यों करती हो। अब पता चला कि तुम्हारे पास यह सुपर ट्रम्प कार्ड है। वास्तव में राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ के समर्थन के साथ तुम्हारे लिए बदला लेना थोड़ा संभव लगता है। अतीत में उसने सोचा था कि सुमेधा बदला लेकर मृत्यु को दावत दे रही हैं, लेकिन अब उसे लगा कि उसके पास सफलता का मौका है। एक राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ और वे 12 स्वर्ण रक्षक पुष्प महल को हिलाने के लिए पर्याप्त लगते थे। इसके अलावा
इस महिला के पास अभी भी अन्य ट्रम्प कार्ड थे। जाहिर है शांग राजवंश अंत में एक राजवंश था और यह असंभव था कि उसमें वफादार विषय की कमी हो। एक बार जब यह महिला इन वफादार विषयों को ढूंढने में सक्षम हो गई, आरव ने विचारों की इस श्रृंखला पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। बस इसके बारे में सोचें, क्या वास्तव में ऐसे लोग मौजूद थे तो उनकी ताकतें कैसे कमजोर हो सकती थीं? सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले लोगों की ताकत कैसे कमजोर हो सकती थी? तुम्हारा क्या विचार है? अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हमारे पास पुष्प महल को गिराने का एक अच्छा मौका होगा, सुमेधा ने आगे कहा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मिस सुमेधा, सच कहूं तो मैं तुम्हारे शब्दों से थोड़ा प्रभावित हुआ था, लेकिन मैं अभी भी मना कर रहा हूं। क्यों? सुमेधा हैरान थी। सबसे पहले तुम्हारा उद्देश्य महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों को गिराना है, जबकि मेरा लक्ष्य केवल पुष्प महल है। अगर मैं तुम्हारे साथ सहयोग करता हूं तो यह बहुत संभावना है कि मेरे दुश्मन सिर्फ पुष्प महल से बढ़कर महाचिन साम्राज्य और सभी 6 महान शक्तियों को शामिल कर लेंगे। उस समय भले ही मैं अपनी मां को बचाने में सक्षम हो जाऊं, मेरा परिवार शायद हमेशा के लिए शांति से रहने में असमर्थ होगा। इसके अलावा मैं तुम पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि तुम मुझसे सिर्फ पुष्प महल के खिलाफ जाने के लिए सहयोग नहीं करना चाहती। आरव ने स्पष्ट रूप से बात की। हाँ, उसे लगा कि इस महिला के उसके साथ सहयोग करने के इरादे पुष्प महल पर नहीं रुकते थे। भले ही यह उसका केवल एक अनुमान था, उसने अपनी इस अंतर्ज्ञान पर विश्वास किया। इसके अलावा आरव एक सिद्धांत को समझता था। यह सबसे अच्छा था कि दोनों पक्षों की समान ताकत की शर्त पर सहयोग किया जाए, अन्यथा कमजोर पक्ष को निश्चित रूप से भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस समय सुमेधा की तुलना में वह कमजोर पक्ष था। सुमेधा थोड़ी देर के लिए चुप रही। इससे पहले उसने कहा, तुम बहुत सतर्क हो, लेकिन मेरा मानना है कि तुम भविष्य में निश्चित रूप से मेरे साथ सहयोग करने का चुनाव करोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक और शब्द नहीं कहा। इससे पहले वह आरव के सूक्ष्म भंवर में प्रवेश कर गईं। आरव ने सुमेधा के सहयोग के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।